इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग जो स्टार्टिंग लेक्चर है हमारे स्विचगेयर प्रोटेक्शन के, उसके अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं कि भैया फॉल्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन कर क्यों रहे हैं। स्विचगेयर प्रोटेक्शन का जो पूरा जो बेस है वो ये है कि फॉल्ट कौन सा हुआ है और उसी की बेसिस पे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो तब बनाओगे ना जब तुम्हें पता है कि समस्या कैसी है ना। तो इसीलिए हम लोग ये जो इनिशियल लेक्चर्स हैं इनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सी कैटेगरी का फॉल्ट है, क्या उसके फीचर्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के हम लोग रिले और सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा फोकस इस पर दे रहा हूँ। तो बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा होगा, इसलिए ध्यान से जुड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये जो इनिशियल लेक्चर है यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। देन सीधे जब हम लोग जंप करेंगे ना अपने एडवांस लेक्चर्स में, तो वहाँ पर इन डेप्थ लेक्चर्स में रिले और सर्किट ब्रेकर के, तो वहाँ पर डायरेक्टली मैं वो टर्म यूज़ कर लूँगा। तो आपको अगर पता होगा तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीरीज में मूवी की तरह देखते रहें। मैं आपका प्लॉट सेट कर रहा हूँ। ठीक, तो जितने भी अभी पुराने लेक्चर देखे हम लोग फॉल्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि हाँ, वहाँ पे मैंने आपको इंटरेस्टिंगली बताया था कि भाई फॉल्ट अगर हुआ, अब ये फॉल्ट जो हो रहा है इसके अंदर जो इम्पिडेंस है, फॉल्ट का इम्पिडेंस, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ZF, ये फॉल्ट का इम्पिडेंस बहुत हद तक मैटर करता है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि दो वैल्यू हो सकती हैं इस फॉल्ट इम्पिडेंस की। एक हो सकती है हाई वैल्यू, हाई इंपिडेंस फॉल्ट की कैटेगरी में, दूसरी आती है लो इंपिडेंस की वैल्यू। तो यहाँ से दो कैटेगरी में फॉल्ट बांटे गए। एक फॉल्ट थे जो कि लो इंपिडेंस फॉल्ट थे, जिन्हें हम लोग एक तरीके से कह सकते हो प्योरली शॉर्ट सर्किट या फिर डेड शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी हम कह सकते हैं, डेड शॉर्ट सर्किट, या हम कह सकते हैं आपको इनको बोल्टेड फॉल्ट, ये कैटेगरी थी। और एक थे हाई इंपिडेंस फॉल्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इनके ऊपर ये क्या डिफरेंस होता है और इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो आज हम लोग बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे लो इंपिडेंस फॉल्ट की, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशंस में यही होते हैं। 80% जो डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट होते हैं वो लगभग यही होते हैं, हाई इंपिडेंस फॉल्ट होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर पूरा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कि होते हैं हाई इंपिडेंस फॉल्ट की। और खतरनाक उनकी करंट की वजह नहीं है क्योंकि वो खतरनाक हैं, खतरनाक इसलिए हैं कि ये वाले जो फॉल्ट होते हैं ये अनडिटेक्टेबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज पूरा फोकस रखते हैं लो इम्पिडेंस फॉल्ट के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लो इम्पिडेंस फॉल्ट क्या होते हैं, कब होते हैं, और कैसे इनके ऊपर हम लोग कैसे इनको सॉल्व करा जाता है। तो जनरली अगर लो इम्पिडेंस का शब्द का इस्तेमाल करा जाए तो बेसिकली क्या हुआ कि एक इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट या बोल्टेड फॉल्ट भी कहते हैं। बोल्टेड फॉल्ट ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो फ्लो करता है जब भी फॉल्ट होता है। समझ में आ रही? तो फॉल्ट करंट की वैल्यू, यानी कि लो इम्पिडेंस फॉल्ट के अंदर जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी वो बहुत हाई होती है। कितनी? एग्जाम्पल के तौर पर 300 एम्पेयर से लेके 10,000 एम्पेयर तक आपको ये देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग कि कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, फॉल्ट की लोकेशन कहाँ है। 300 एम्पेयर मतलब अगर फार एंड पे हो रहा है फीडर के, यानी कि फीडर है और उसके बिल्कुल एंड पे हो रहा है, तो हमें 300 एम्पेयर के अप्रॉक्स मिलेगी। और नियर हो रहा है यानी कि सोर्स के पास है, तो ऐसे केस में 10,000 एम्पेयर तक वैल्यू चली जाती है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू जो होती है यही इसका मेन फीचर होता है लो इम्पिडेंस फॉल्ट का। और यहीं से पिक्चर के अंदर आता है कि क्योंकि इतनी हाई एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी तो इसको हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड की जा सकती है। तो जितनी भी आगे चल के मैं बताऊंगा अभी, जितनी भी हमारे पास कन्वेंशनल रिलेज हैं, कन्वेंशनल रिलेज, वो सब की सब इस लो इम्पिडेंस फॉल्ट को ईजिली डिटेक्ट कर सकती हैं और प्रोटेक्ट कर सकती है हमारे पावर सिस्टम को। आई होप समझ में आ रहा होगा, बात ही क्लियर हो रहा है। देखो एक बात समझ के देखो कि जो भी रिले हैं, जो प्रोटेक्शन रिलेज हम लोग लगाते हैं, उसमें अल्टीमेटली जो मेजर रिले होती है, जो जो सबका बेस होती है, वो होती है ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले यानी कि एक जो एक बेस रिले का काम करती है। ठीक है, अब ओवर करंट रिले ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि फॉल्ट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि भैया करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही बात है, नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो खतरनाक फॉल्ट होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं। उनकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि भैया फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं जैसे मैं अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी बड़ी इंटरेस्टिंग कि भाई अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज़ रिसर्च करनी कभी भी, या कोई भी एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है, या एक आपको सेंसर बनाना है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, आपको हर बार लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक होंगे वेरिएबल्स और एक होंगे कांस्टेंट्स। लाइफ में, लाइफ हो, पावर सिस्टम हो, कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही टिप की बात है।
तो लाइफ में कुछ आपके वेरिएबल्स होंगे जो कि चेंज किए जा सकते हैं और कुछ होंगे जो कांस्टेंट्स होंगे जिनको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है कि वो एक्ट करे जब वहाँ पे कुछ हो और एक्ट ना करे जब नॉर्मल हो सिचुएशन, तो आपको वेरिएबल पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रही? दुनिया के जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सेंसिंग डिवाइसेस हैं, सब इसी पे काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर यहाँ पर जैसे बात करें, अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो नॉर्मल करंट की वैल्यू मान के चलते हैं हमारे सिस्टम में 10 एम्पेयर रहती है। अब हमने देखा कि जब फॉल्ट हुआ तो ये जो वैल्यू थी ये जंप करके पहुंच गई आपकी 20 एम्पेयर। ठीक है, अब हमें अगर इस सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्टिव डिवाइस बनानी है कि वो सेंस कर ले फॉल्ट हुआ है, एक ऑटोमेशन डिजाइन करना है, तो हमें सिंपली क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भैया ऐसी डिवाइस हो जो ये डिफरेंस को मैचअप कर सके। यानी कि इस सिचुएशन में वेरिएबल क्या है, करंट वेरिएबल है। तो इसीलिए मैक्सिमम सिचुएशंस के अंदर हमें हमेशा वेरिएबल पे ध्यान देना होता है। अगर आपने वेरिएबल पकड़ लिया, अब देखो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी प्रिडिक्शन होगी, और उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट जो होगा वो तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो केवल करंट को देखोगे तो एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, करंट और वोल्टेज को भी देख लोगे तो लेवल प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लाइव से जोड़ूं मैं, तो जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं किसी बंदे की, है ना, लाइव में शादी उदी कराने जाते होगे तो कुंडली मैच करवाई जाती है। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम लोग देखते हैं उसके अंदर कुछ लोग होंगे जो केवल आपके प्लैनेट्स को देखेंगे कि भैया यहाँ पर ये प्लेनेट है, यहाँ पर ये प्लेनेट है। कुछ लोग नंबर भी देखेंगे कि उसका नंबर कितना है, राहु कौन से खाने में है। तो एक्चुअली क्या है कि जितने ज़्यादा आप वेरिएबल रखोगे उतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, बट उतना ही एक्यूरेट आपको आउटपुट मिलेगा। तो जितने ज़्यादा कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होंगे, जितने ज़्यादा वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतने ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी। तो जनरली जब भी हम चाहे फिजिक्स की क्वेश्चन लें या लाइफ की क्वेश्चन लें, सर्टेन वेरिएबल को हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। हमें मानना पड़ता है कि ये चीज़ चेंज नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? ये तो आपको कुछ कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। ये जनरल जो मैंने सीखा, तो जैसे मैंने अपनी पीएचडी करी तो मैंने भी यही देखा कि भाई ऐसा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो चेंज हो जाएंगे जब एक पर्टिकुलर घटना घटेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलते हैं तुम किसी कमरे के लिए सेंसर तैयार कर रहे हो कि इस कमरे का जो पंखा है, फैन, वो चालू हो जाए जब इस कमरे में कोई हो और बंद हो जाए जब इस कमरे में कोई ना हो। तो इसमें जैसे एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो अब देखो एक आदमी इस कमरे में है और एक आदमी इस कमरे में नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इंफ्रारेड का। समझ में आ रही बात? आदमी गर्मी की वजह से कुछ इंफ्रारेड छोड़ेगा, तो अगर मैं इस कमरे के अंदर इंफ्रारेड सेंसर लगा दूं तो वो इस वेरिएबल को डिटेक्ट कर लेगा। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम ऐसा कोई ऑटोमेटिक सेंसर डिवाइस तैयार करेंगे या कोई सिस्टम बनाएंगे, तो हमें वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आदमी के होने पे और ना होने पे चेंज होगी। ठीक है, तो डेट इज़ द वन थिंग। मतलब एक एक जस्ट एन एग्जांपल मैंने बताया। ऐसे ही हो सकता है आप क्या करो, यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा दो कि जब आदमी नहीं होगा तो उस पर कोई प्रेशर नहीं अप्लाई होगा, जब आदमी होगा तो प्रेशर अप्लाई होगा। दिस इज अगेन अ वेरिएबल। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल, अब केवल आईआर सेंसर वाला लगाओगे तो हो सकता है जब कुत्ता आए तो पंखा खोल दे, लेकिन जब आप आईआर प्लस पीजो लगा दोगे, दो वेरिएबल आपने चुन लिए, तो अब क्या होगा, आईआर के हिसाब से तो कोई है लेकिन पीजो के हिसाब से उसका जो वेट है वो इतना नहीं है कि पंखा चालू किया जाए। सो कहने का मतलब है जस्ट एन एक इंपॉर्टेंट आपको मैंने टिप दे रहा हूँ। कोई भी जो रिसर्च कर रहा है या किसी सिस्टम में काम कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी, जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा, वी हैव टू लुक फॉर दी वेरिएबल्स कि कौन कौन सी चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सेंसिंग चीज़ें बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉल्ट की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक थी कि भाई इसके अंदर ओवर करंट फ्लो करेगा। जब भी एक शॉर्ट सर्किट या लो इंपोर्टेंस फॉल्ट होगा तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान था। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक ओवर करंट रिले लगा दी जो कि करंट को सेंस करेगी। जैसी करंट की वैल्यू पिकअप वैल्यू के ऊपर जाएगी वहाँ पे फॉल्ट इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या शब्द यूज कर रहा हूँ मैं आगे चल के बताऊंगा कि पिकअप वैल्यू क्या है, ये सब हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो देखा भैया 300 एम्पेयर है, 300 एम्पेयर से 10,000 एम्पेयर है फॉल्ट की वैल्यू, तो ये चीज़ हमने सामने हमारे सामने पिक्चर में आ गई। तो डिपेंड ऑन द फॉल्ट लोकेशन। खैर, अब देखो इस तरीके का जो लो इम्पोर्टेंस फॉल्ट था ये कब होगा, या बोल्टेड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, की अगर कभी भी तुम्हारा कोई जो फेज का कंडक्टर है वो और न्यूट्रल वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना, न्यूट्रल वायर टच हो जाए। कभी भी अगर ऐसा होगा कि कोई फेज कंडक्टर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए, तो ऐसे केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। इस तरीके के
फॉल्ट को हम लोग डेड शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार बताया भी है, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। मैंने यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ में भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा की हुई है, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो डेड शॉर्ट सर्किट, तो इसके अंदर क्या होता है कि, या बोल्टेड शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं इसी को। इसमें क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल टच हो जाए, या फिर तुम्हारा जो फेज वायर है वो एक बढ़िया ग्राउंड से टच हो जाए। ग्राउंड मतलब जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो, बढ़िया वाला ग्राउंड हो, उसमें कोई ये ना हो, ग्राउंडिंग अच्छी वाला, सॉलिड ग्राउंड जिसे कहते हैं, सॉलिड ग्राउंड, या तो सॉलिड ग्राउंड से टच हो जाए। इसके ऊपर हम लोग आगे चल के ग्राउंडिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो अब ये हो जाए, या फिर दो वायर आपस में टच हो जाए, या दो वायर और न्यूट्रल टच हो जाए, ठीक है, या तीनों वायर आपस में टच हो जाए। इन सारी केसेस के अंदर आप देख रहे हो कि जो इस पर्टिकुलर वायर का जो इसको जो इम्पिडेंस ऑफर हो रहा है, फॉल्ट इम्पिडेंस ZF, वो बहुत ही कम है, 0 to 2 ohms। समझ में आ रही बात है, बहुत ही स्मॉल इम्पिडेंस ऑफर हो रहा है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा हमें लो इम्पिडेंस फॉल्ट और हाई फॉल्ट करंट देखने को मिल रहा है। तो ये मेनली कब होता है, जब फेस कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। अब न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये फेज वायर टूट के गिर जाए न्यूट्रल वायर पे, भाई आपने देखा होगा घर के बाहर निकल के देखोगे तो 3 वायर चल रहे होते हैं, देन एक नीचे चौथा वायर चल रहा होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये फेज वायर चल रहे होते हैं, लाइव वायर, तो RYB। अब मान के चलते हैं बी टूट के न्यूट्रल पे गिर गया, तो ऐसे में क्या होगा, अगेन डेड शॉर्ट सर्किट, क्योंकि न्यूट्रल वायर का ये कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर, तो इसका इंपिडेंस भी क्लोज टू 0, बहुत ही छोटा। तो ऐसे केस में जो फॉल्ट इंपिडेंस है वो बहुत कम हो गया। तो डेट इज द वन केस। एक केस और हो सकता है कि न्यूट्रल और फेज वायर के बीच में आर्किंग हो जाए। समझ में आ रही बात है। तो आर्किंग अगर हो गई तो भी सेम सिचुएशन हो गई, करंट यहाँ का जंप करके न्यूट्रल के थ्रू निकल जाएगा, तो अगेन आ शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रही बात है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, तार टूट के न्यूट्रल पे गिर जाए या आर्किंग हो जाए। दोनों ही केसेस में जो इम्पिडेंस जो होता है इस पर्टिकुलर केस में, जो फॉल्ट का इंपिडेंस होगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा, 0 से लेके 2 ओम के अप्रॉक्स होगा। आइयो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई न्यूट्रल वायर इज अगेन अ गुड कंडक्टर, तो ये एक अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब इसका इंपिडेंस बहुत कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या कह सकते हैं बोल्टेड फॉल्ट, या फिर लो इंपिडेंस फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। बहुत ह्यूज अमाउंट की करंट फ्लो करती है ना। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं कर्व दिखाता हूँ। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था इसके रिगार्डिंग, तो वहां पर ये बात बता रखी थी कि जब भी ये फॉल्ट इंपिडेंस जो हम ले रहे हैं ना, इसका फॉल्ट करंट पे क्या इंपैक्ट होगा, इसको ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी लो इंपिडेंस फॉल्ट होगा तो उसमें या तो 0 से लेके 2 ओम के बीच में फॉल्ट इंपिडेंस ऑफर किया जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हो, अगर 0 से लेके 2 ओम का जो इफेक्ट है इसको मैंने कंसिडर करा है, तो एक बार बोल्टेड फॉल्ट मतलब 0 ओम का फॉल्ट हो रहा है, अगली बार हम मान के चल रहे हैं फॉल्ट इंपिडेंस हमारा 2 ओम है। नाउ ये जो 2 ओम का भी मैंने फॉल्ट इंपिडेंस ले लिया है, आप देख सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट में डिफरेंस महसूस हो रहा है एट दी क्लोज इन फॉल्ट। मतलब अगर फॉल्ट रिले के पास हो रहा है, इसका समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लोज इन फॉल्ट एंड फार बस फॉल्ट। इसका क्या मतलब होता है, तो मान के चलते हैं ये रिले है, अगर यहीं पर फॉल्ट हो गया जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज इन फॉल्ट। मतलब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या पॉइंट ऑफ डिटेक्शन है वहीं पर हो रहा है। वहीं पर अगर कोई फॉल्ट दूर पर हो रहा है तो उसको कहते हैं फार बस फॉल्ट। तो कोई भी अगर फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, LG फॉल्ट हो रहा है और क्लोज टू द रिले हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज इन फॉल्ट। और वहीं पर अगर थोड़ी डिस्टेंस पे हो रहा है, अवे फ्रॉम दी पर्टिकुलर रिले और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको हम कहेंगे फार बस फॉल्ट, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस रिसर्च पेपर में बता रखी थी, क्योंकि हम लोग बीच बीच में मैं आपको रिसर्च पेपर से करंट का सिनेरियो बताता चलूंगा, बिकॉज एक बात समझ लो, स्विच गियर प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रिसर्च फील्ड है। तो मतलब जो बुक में दे रखा है और जो करंट सिनेरियो में चल रहा है वो काफ़ी हद तक उसमें आपको मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें आप जो लोग सब स्टेशन में इंजीनियर होंगे कहीं ना कहीं, वो लोग इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं भी बनने वाले हैं एग्जाम क्लियर करके, तो उनका भी मैं नॉलेज, आप ये सीरीज देखने के बाद आपकी जो नॉलेज होगी वो मल्टीपल लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। तो बीच बीच में भी हम लोग रिसर्च का भी सहारा लेंगे कि देखेंगे कि आजकल रिसर्च क्या चल रही है, वो भी मैं बताता चलूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई फॉल्ट रिले के बिल्कुल पास में हो रहा है तो क्लोज इन फॉल्ट है, और दूर हो रहा है तो फार बस फॉल्ट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा गया, आप देख सकते हो कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा या क्लोज इन फॉल्ट है, या कह सकते हो कि जहां फॉल्ट हो रहा है अगर वहीं पर देखें, तो मात्र 2 ओम का अगर हम लोग इंपिडेंस, फॉल्ट इंपिडेंस कंसीडर करें ZF, तो 2 ओम और 0 मतलब मात्र 2 ओम में फॉल्ट करंट में ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस देखा गया। अगर 0 ओम ले रहा था मैं फॉल्ट इंपिडेंस, तो 10,000 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी, और वहीं पर अगर मैंने 2 ओम का फॉल्ट इंपिडेंस ले लिया तो 1,000 एम्पियर हो गई। मतलब समझ रहे हो, मतलब 10 टाइम्स
10 टाइम जो थी फॉल्ट करंट रिड्यूस हो गई जस्ट 0 से 2 ओम में जाने में। यानी कि अगर फॉल्ट इंपिडेंस ZF 0 से 2 ओम चला गया तो जिस पॉइंट पे हुआ है वहां पर अगर मैं फॉल्ट करंट में कंपेयर करूं तो 10 गुना करंट का डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ रहा है कितना छोटा सा डिफरेंस है ओम में, 2 ओम मात्र, लेकिन 1000 मतलब 10 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। 1000 से करंट सीधे जंप अप कर जाएगी 10,000 पे। क्लियर हो रहा है? आयुब समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इसलिए डालना पड़ा। ठीक है, और यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर रिले के बिल्कुल पास फॉल्ट हो गया तो वहां पर अगर 2 ओम का भी फॉल्ट इंपिडेंस है तो वो बड़ा इंपैक्ट डालेगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जैसे ही हम थोड़ा दूर चले जाते हैं, दूर जाके देखोगे तो दोनों फॉल्टेड करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत हद तक न्यूलिफाई हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग दूर चले जाते हैं एट सम डिस्टेंस अवे तो लिटिल इफेक्ट ऑन द फॉल्ट करंट, यानी कि ZF का जो इम्पैक्ट है, अगर आपको फॉल्ट इंपिडेंस का इम्पैक्ट महसूस करना है कि 0 से 2 ओम अगर हम चेंज करते हैं तो उसका असर महसूस होगा एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट पे। क्योंकि जैसे ही तुम दूर जाओगे तो क्या होगा, ये देखा गया कि फॉल्ट इंपिडेंस का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता चला जाता है। रीजन क्या है? रीजन है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो जो सर्किट का इंपिडेंस है, मतलब वो पाथ का, और जो सिस्टम का इंपिडेंस है वो लगभग बहुत ही कम है। लेकिन जैसे ही तुम दूर चले जाओगे, जैसे ही हम दूर चले जाएंगे तो रास्ते का जो इंपिडेंस है सर्किट का, जिधर से फॉल्ट करंट मान ले यहाँ हुई तो फॉल्ट करंट को यहाँ से, जो अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दूर हुई तो फॉल्ट करंट को इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर फॉल्ट हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इतना बड़ा रास्ते का इंपिडेंस भी तो पिक्चर में आएगा सर्किट का। तो जब सर्किट का इंपिडेंस आएगा तो उसके अंदर 2 ओम का इंपिडेंस और जोड़ लेना, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। आयु समझ में आ रही होगी भाई, सीधी सी बात है, अगर तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ फॉल्ट हो गया तो सारा फॉल्ट करंट तुम्हें यहीं से पास हो रहा है तो रास्ते का इंपिडेंस कम हो गया। वहीं पर अगर फॉल्ट यहाँ पर हुआ है तो इतना लंबा रास्ता जो है इसका इंपिडेंस भी तो पिक्चर के अंदर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया फॉल्ट इंपिडेंस और ये हो गया सर्किट का इंपिडेंस, ये भी तो जुड़ेगा। अब सर्किट का इंपिडेंस मान के चलते हैं अच्छा खासा होगा, तो ऐसे केस में अगर हम 2 ओम और भी जोड़ लेंगे फॉल्ट इंपिडेंस तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सो डेट इज वन एक्सप्लेनेशन जो हम दे सकते हैं कि ऐसा होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ले जानी चाहिए अपने साथ कि फॉल्ट के इंपिडेंस का जो असर है वो जितनी दूर पे फॉल्ट होगा उतना उसका असर कम होता जाएगा। यानी कि अगर रिले के जितने पास फॉल्ट होगा उतना ज़्यादा फॉल्ट इंपिडेंस का असर हमें देखने को मिलेगा फॉल्ट करंट पे, जितनी दूर होगा उतना कम असर देखने को मिलेगा। तो इसको हम, ये जो क्लोज इन एंड फार बस फॉल्ट है इसको जरा और समझ लेते हैं। तो क्लोज इन फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? फॉल्ट जो कि रिले के क्लोज विसिनिटी में हो रहा है, बहुत ही क्लोज। और फार बस फॉल्ट का मतलब हो गया कि जो रिले से काफ़ी दूर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 LG फॉल्ट हुए F1 F2, तो F1 जो है वो क्लोज इन फॉल्ट कहलाएगा क्योंकि क्लोज विसिनिटी में है, एंड F2 जो फार बस फॉल्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैच और आता है कि अगर मान के चलते हैं 2 रिले हैं, रिले 1 रिले 2, तो ऐसे केस में अगर फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, फॉल्ट 1 ये है, फॉल्ट 2, तो अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव जो होगा, रेफरेंस पॉइंट, वो डिफर कर गया। तो रिले 1 की अगर बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, F1 इज द क्लोज इन फॉल्ट, ये वाला क्लोज फॉल्ट हो गया और ये वाला फार बस फॉल्ट हुआ। वहीं पर अगर रिले 2 की नजर से देखोगे तो रिले 2 के लिए F1 इज द फार बस फॉल्ट एंड F2 इज द क्लोज इन फॉल्ट। यानी कि फॉल्ट जो है वो क्लोज इन है कि फार बस है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम खड़े कहां पर हो, तुमने रिले कहां लगा रखी है। समझ में आ रही बात? ये तो जो रिले के पास फॉल्ट होगा वो हो जाएगा उसका क्लोज इन फॉल्ट। तो अब देखो रिले 1 के लिए F1 पास है, रिले 2 के लिए F2 पास है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रिले 1 जब तुम डिजाइन करोगे तो वो रिले इस तरीके से डिजाइन करी जाएगी कि F1 पे ट्रिप करे और F2 पे ट्रिप ना करे, तो फार बस फॉल्ट जो होगा उस पे रिले ऑपरेट ना करे। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये सारी जानकारियां फार इन एंड फार बस एंड क्लोज इन ये बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम लोग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करवा सकें रिले में और मिनिमम टाइम लगे फॉल्ट क्लियरिंग में। यानी कि फॉल्ट जो क्लियर करने में टाइम है वो मिनिमम लगे, कम से कम रिले ट्रिप हो और फॉल्ट क्लियर हो जाए। इसको भी आगे चल के बताऊंगा मैं। मतलब ऐसा ना हो कि ये वाला फॉल्ट हुआ और सारी रिले ट्रिप हो गई, नहीं नहीं। जिसके जैसे होता नहीं, वो आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी में याद है बॉल जाती है, आमिर खान देखता है तो सारे पूरे मैदान के फील्डर जो हैं उस बॉल को पकड़ने जाने लगते हैं जब मैच शुरू होता है, ठीक है, अंग्रेजों से। तो आमिर खान कहता है कि देखो जिसके पास गोला जाएगा वही बॉल पकड़ के लाएगा। समझ में आ रही है? तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग रिले में यूज करते हैं कि भैया जिसके घर में दिक्कत है पहले वो काम करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा देन पड़ोसी उस पर एक्ट करेगा।
तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है बैकअप रिले एंड जो प्राइमरी रिले एंड सेकेंडरी रिले, इन सब का कॉन्सेप्ट आता है, आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यही सब काम यहाँ से पता चलते हैं। तो रिले 1 जो होगा वो F1 को क्योंकि क्लोज इन फॉल्ट रीड करेगा तो वो ऑपरेट करेगा, लेकिन रिले 2 के लिए फार बस फॉल्ट है तो वो इतना ऑपरेट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये सब कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग ये सारी जो टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर देखा गया कि जो मैंने पीछे डिस्कस करा था, जो मेन फीचर है लो इम्पिडेंस फॉल्ट का, जो मेन इसकी खासियत थी कि इसको हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते थे कन्वेंशन रिले से। कन्वेंशन जैसा कि मतलब हो गया नॉर्मल ओवर करंट रिले जो हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये जो पेपर पढ़ रहा था, एक बढ़िया पेपर आया था इसके ऊपर, ठीक है, मैंने देखा इस पेपर को पढ़ रहा था कि जो अगर फॉल्ट इम्पिडेंस जिसकी वैल्यू अभी हमने देखा 0 से 2 ओम होती है और लो इम्पिडेंस पाथ, लो इम्पिडेंस फॉल्ट, अगर इस फॉल्ट इम्पिडेंस की वैल्यू 3.46 से ज़्यादा कर दी जाए, इस पेपर में ऐसा बताया हुआ था, तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट है वो इक्वल हो जाएगी, क्लोज टू होगी आई नॉमिनल, मतलब जो नॉर्मल करंट फ्लो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कहीं पर भी फॉल्ट इम्पिडेंस 3.46 ओम, कितना छोटा ओम है ये, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, बट अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ फॉल्ट इम्पिडेंस तो ऐसे केस में जो फॉल्ट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई फॉल्ट और जो नॉर्मल करंट फ्लो करता होगा ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसका क्या दिक्कत आएगी, यानी कि अगर आपने कहा किसी से, ये बिल्कुल वैसा हो गया कि जैसे एक आम आदमी और टेररिस्ट दोनों एक जैसे दिखेंगे। अब एक जैसे दिखेंगे तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कौन टेररिस्ट है कौन डिफॉल्टर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है किसी भी देश के लिए कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो कि कौन डिफॉल्टर है और कौन आपका नॉर्मल इंसान है। समझ में आ रही बात ये? तो ये कब होगा, ये होगा अगर फॉल्ट इम्पिडेंस की वैल्यू 3.46 हो गई, से ज़्यादा हो गई, और यहीं से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है आपकी हाई इम्पिडेंस फॉल्ट की। आई हो समझ में आ रही हो की बात आपको? तो सबसे दिक्कत की बात क्या हो जाती, अगर फॉल्ट इम्पिडेंस 3.46 से ज़्यादा हो गया तो फॉल्ट वैल्यू करंट नॉमिनल के बराबर, और ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्मल कन्वेंशनल रिलेज फेल टू डिटेक्ट। समझ में आ रही बात ये? यानी कि आम रिले से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि भाई साहब फॉल्ट हो रखा है और तुम्हारी रिले जो है ये मजे से बैठी है कि नहीं यार कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कोई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। समझ में आ रही बात ही? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही एक और मूवी का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे स्पेशल 26 मूवी, कि अगर सीबीआई और एक फॉल्ट सीबीआई दोनों एक जैसे अगर हो गए तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि भाई चोरी हो रही है आपके साथ। समझ में आ रही बात है? और चोरी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये तब होता है जब फॉल्ट इम्पिडेंस की वैल्यू 3.46 ओम को पार कर जाती। अब ये जानकारी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो जल्दी के पेपर्स होते हैं उसमें हमें ये सब चीज़ सीखने को मिलती है। हालांकि पेपर पुराना है, 2010 अगस्त का पेपर है, तो हो सकता है कुछ बहुत एडवांस किताबों में दे रखा हो, लेकिन जनरली मैंने देखा नहीं है बुक्स में ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मुझे रिसर्च पेपर थोड़े समय साइड में स्टडी करके आपको पढ़ाता रहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकदम क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए, एक एक पॉइंट को इकट्ठा करने के लिए बहुत रिसर्च करता हूँ मैं। डेट्स वाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अ सिंगल लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जुड़े रहें और सीखते रहें। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे हाई इंपिडेंस फॉल्ट क्या होता है, यहाँ से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ अगर आपको अपनी मेंबरशिप अपडेट कर लो, अगर आपको केवल प्राइम वीडियोस देखने हैं, यानी कि जो लेटेस्ट करंट लेक्चर चल रहे हैं, तो आप सिंपली हमारे प्राइम मेंबर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, साथ ही साथ आपको चेक करना है कि कितना सीख रहे हो, तो उसके लिए वीकली मॉक टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए, ज़रूर दें। मैं खुद एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, जिससे कि आपको पता चले, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब वीकली मॉक टेस्ट अगर ढंग से कर रहे हो तो बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस का होगा, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जाके चेक कर सकते हो, स्कैन करो और अपना अपग्रेड करो, या ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ नोट चाहिए, ध्यान से समझ लो, कई बार मेरे पास देख रहा हूँ कमेंट आ रहे हैं, पुराने लेक्चर की पीडीएफ नोट जो है वो आपकी अवेलेबल तब होंगी जब आप मेरे को मेल करोगे। 199 की कॉस्ट है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो चेंज हो गई हो, अभी इतनी है। और अगर आपको करंट वीडियोस की नोट्स चाहिए, जैसे कि सिंक्रोनस मशीन की जो चल रही है अभी, तो करंट के नोट्स आपको सुपर प्राइम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।